कुछ जेलें ऐसी हैं जहां कैदियों को सलाखों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां की जगह ही असली पहरेदार होती है। मैं जिन जेलों की बात कर रहा हूं वे समुद्र के बीच बसे द्वीप हैं या ऐसी जगहें हैं जहां चारों तरफ बर्फ और जंगल हैं। कुछ और भी हैं जो ठंडे पानी और भीषण गर्मी में फंसे हैं। और सेल से निकलने का मतलब आजादी नहीं है। यह प्रकृति ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सवाल ये है, ये कहाँ मिलती हैं और इनका रूप कैसा है, और यह किन किन लोगों को कैद किया जाता है और उन्हें यहां क्यों बंद किया जाता है, और यही हम जानने वाले हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक मांगना चाहूंगा और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 है शैटो दे इफ, फ्रांस में। पहली नजर में यह समुद्र के बीचों बीच मार्सेई के पास एक साधारण पुराना किला ही लगता है। फ्रांस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इसे 16वीं सदी में सैन्य किले के रूप में शहर को समुद्री हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन समय के साथ सरकार ने एक चीज पर ध्यान दिया। यहां से निकलना बहुत मुश्किल था। ये चारों ओर से समुद्र और तेज लहरों से घिरा था। द्वीप से शहर दिखता था, पर वहां जिंदा पहुंचना मुश्किल था। इसी कारण इस किले को कई वर्षों तक जेल बनाया गया। यह पहले राजनीतिक, धार्मिक कैदियों और सरकार द्वारा चुप कराए जाने वालों को बंद किया जाता था। यहाँ लोगों से व्यवहार उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार होता था। अमीरों को किले के ऊपरी अच्छे कमरे मिलते थे, जहां हवा और रोशनी होती थी। लेकिन अगर आप साधारण कैदी थे, तो अक्सर आपको नीचे के हिस्से में रखा जाता था, और वहीं से असली मुश्किलें शुरू होती थीं। सेल अंधेरा, तंग था और दीवारें समुद्र के पास होने से हमेशा गीली रहती थीं। कभी-कभी हवा के लिए सिर्फ एक छोटा छेद होता था। इसी कारण उस समय कई कैदी मुश्किल से जीते थे। आज यह किला पर्यटन स्थल है। चारों ओर फैले समुद्र को देखकर तुरंत समझ आएगा कि उस समय भागना क्यों नामुमकिन था। तैरना जानने का मतलब ये नहीं कि आप जिंदा मुख्य भूमि तक पहुंच जाएंगे। हमारी सूची में नंबर 9 है गोलियुतोक, जो क्रोएशिया में है। अगर पहली जेल एक छोटे से द्वीप पर किला थी, तो अगली जेल बस समुद्र के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान जैसी है। यहाँ पेड़ और छाया नहीं है। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। यूगोस्लाविया के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार कोल्ड वॉर के दौरान गोलियुतोक को राजनीतिक जेल के रूप में तब इस्तेमाल किया गया था जब टीटो और स्टालिन के बीच विवाद हुआ था। सोवियत यूनियन का समर्थन करने के संदेह में कई लोगों को वहां भेजा गया। पूर्व कैदियों के अनुसार द्वीप पर सिर्फ शारीरिक कठिनाई ही समस्या नहीं थी, कैदियों का मानसिक संतुलन भी तोड़ा जाता। जब कोई नया कैदी आता था तो उसे बाकी कैदियों की कतार से होकर गुजरना पड़ता था, जहां उसे चिल्लाया जाता था, धक्का दिया जाता था या कभी-कभी पीटा भी जाता था। अगर तुम विरोध करते तो सजा मिल सकती थी। इसका मकसद था कि कैदियों का आपसी भरोसा खत्म हो जाए। वहां न सच्ची दोस्ती थी, न कोई साथी, न कोई जिससे बात कर सको। उन्हें तेज धूप में भी काम कराया जाता था। उस द्वीप पर पेड़ न होने से सूरज की किरणें सीधे शरीर पर पड़ती थीं और मौसम भी गर्म था। ऊपर से ताजे पानी की कमी थी। कई पूर्व कैदियों के लिए वहां सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी थक जाता था, जो और खतरनाक था। लंबे समय तक बहुत कम लोगों को पता था कि उस द्वीप पर क्या हो रहा है। कई परिवारों को यह भी नहीं मालूम था कि उनके रिश्तेदार कहाँ हैं। 1989 में जेल बंद होने के बाद वहां सिर्फ टूटी फूटी इमारतें और छोड़ी गई संरचनाएं ही रह गईं। आज भी उस द्वीप पर पुरानी दीवारें, जंग लगे लोहे और समय के साथ धीरे धीरे टूटती इमारतें देखी जा सकती हैं। और जब आप इसे आज देखते हैं तो ये सोच पाना मुश्किल है कि कभी वहां लोग रहते थे जो पत्थर, गर्मी और समुद्र से घिरे हुए दिन बिताते थे। दुनिया की जेलों के इतिहास में कुछ जगहें गार्ड्स या दीवारों की वजह से डरावनी नहीं रहीं। वे डरावनी इसलिए थीं क्योंकि उनकी लोकेशन ऐसी थी। कई बार सबसे मुश्किल भागना जेल से नहीं, बल्कि उसी जगह से होता है जहां आप फंसे होते हैं। नंबर 8, बास्तोय जेल, नॉर्वे। जब आप जेल शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ऊंची दीवारें, कांटेदार तार, हथियारबंद गार्ड और लोहे के दरवाजों वाली कोठरियां आती हैं। लेकिन नॉर्वे में एक ऐसी जेल है जो इन सब का लगभग उल्टा है, और वो है बास्तोय जेल।
ये ओस्लो फ्योर्ड के एक छोटे द्वीप पर है जो नॉर्वे की राजधानी से कुछ घंटे दूर है। लेकिन जब आप इस जगह को देखेंगे तो यह जेल से ज्यादा किसी शांत ग्रामीण इलाके जैसा लगता है। यहाँ पेड़ हैं, खेत हैं, समुद्र तट है और लकड़ी के घर हैं। और नॉर्वे की सुधारात्मक जेल व्यवस्था के अनुसार यहाँ 100 से अधिक कैदी रहते हैं, जिनमें से कुछ ने गंभीर अपराध किए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ चारों ओर लगभग कोई ऊंची दीवार नहीं है, कोई रेजर वायर नहीं है, हर कोने पर कोई हथियारबंद सैनिक नहीं है और यहाँ के कई कैदी पारंपरिक सेल की बजाय साधारण कॉटेज में रहते हैं। वे खुद अपना खाना बनाते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं, खेती करते हैं और द्वीप के अंदर विभिन्न कामों में लगे रहते हैं। यहाँ एक लाइब्रेरी भी है, एक चर्च है, एक सौना है और गर्मियों में उन्हें फ्योर्ड के ठंडे पानी में तैरने की भी अनुमति दी जाती है। पहली नजर में यह विश्वास करना असंभव सा लगता है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए जेल एक सजा की जगह होनी चाहिए। लेकिन अपनी प्रणाली को लेकर नॉर्वे की सोच अलग है। नॉर्वेजियन न्याय प्रणाली में जेल का मकसद सिर्फ सजा नहीं, बल्कि समाज में वापसी से पहले बदलाव में मदद करना भी है। इसे रिस्टोरेटिव जस्टिस कहते हैं। विचार ये है कि अगर कैदियों से अच्छा व्यवहार कर उन्हें सामान्य जीवन सिखाया जाए तो रिहाई के बाद उनके दोबारा अपराध करने की संभावना कम होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार बास्तोय जेल में रिहा होने के बाद दोबारा अपराध करने वाले पूर्व कैदियों की संख्या कई देशों की तुलना में वाकई कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से भागना आसान है, क्योंकि भले ही यहाँ ऊंची दीवारें नहीं हैं, ये अब भी एक द्वीप है जिसे चारों तरफ ठंडे पानी ने घेर रखा है और यह मुख्य भूमि से काफी दूर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले कुछ लोगों ने नाव या तैराकी से भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे कैदियों के लिए उनका जीवन यहां अंदर पहले की बाहरी जिंदगी से कहीं बेहतर है और यही वजह है कि बास्तोय अलग है। जहां दुनिया की दूसरी जेलें कैदियों को नियंत्रित करने के लिए डर और कड़ी सुरक्षा का इस्तेमाल करती हैं, वहीं ये जेल भरोसे, जिम्मेदारी और सामान्य जीवन शैली को अपनाती है। ये सुनने में हैरान करने वाला है, लेकिन कहा जाता है कि ये कुछ अन्य देशों की हाई सिक्योरिटी जेलों से भी बेहतर है। नंबर 7, उशुआया जेल, अर्जेंटीना। अगर बास्टोय जेल एक शांत द्वीप जैसी लगती है, तो अगली जेल तो मानो दुनिया के बिल्कुल आखिरी छोर पर है, दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी हिस्से में, बर्फीले समुद्र और टिएरा डेल फुएगो के पहाड़ों के पास। अर्जेंटीना ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे दूरस्थ जेलों में से एक बनाई थी। ये है उशुआया जेल। अर्जेंटीना के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जेल का निर्माण 1900 की शुरुआत में हुआ, ताकि खतरनाक अपराधियों को बड़े शहरों से दूर रखा जा सके। और ये जगह सच में बहुत दूर है। ये ब्यूनस आयर्स से हजारों किलोमीटर दूर है। उस समय यात्रा बहुत धीमी थी और संचार भी सीमित था, इसलिए जब आपको यहाँ कैदी के रूप में भेजा जाता था तो ऐसा लगता था जैसे आप पूरी तरह से सामान्य दुनिया से कट गए हों। जेल के चारों ओर सिर्फ ठंडी पहाड़ियां, जंगल, बर्फ और बीगल चैनल से आने वाली तेज हवाएं थीं। हर सर्दी में तापमान बहुत गिर जाता था और अक्सर बर्फीले तूफान आते थे। इसलिए अगर आप जेल से भाग भी जाएं, तो भी प्रकृति अपने आप में एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि आप जहां भी जाएं, सभ्यता बहुत दूर है और चारों ओर बहुत ठंड है। अर्जेंटीना ने तब कैदियों को श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने ही सड़कों का निर्माण करने, लकड़ी काटने और उशुआया शहर के कुछ हिस्सों को बनाने में मदद की थी। सीधे शब्दों में कहें तो वही जेल उन कारणों में से एक थी जिसकी वजह से उस जगह पर शहर का निर्माण हुआ। जैसे जैसे जेल बड़ी होती गई, वैसे वैसे वहां के गार्ड्स, कर्मचारी और उनके परिवार भी उसके आसपास बसने लगे। धीरे धीरे उशुआया दक्षिणी अर्जेंटीना का प्रमुख शहर बन गया। लेकिन उस समय कैदियों के लिए वहां की जिंदगी बहुत कठिन थी। काम बहुत भारी था, मौसम बहुत ठंडा था और वे अपने परिवार से बहुत दूर थे। उस समय दूसरी जगह से चिट्ठी या खबर आने में कई हफ्ते लगते थे। यात्रा महंगी और कठिन होने से बहुत कम लोग ही मिलने आ पाते थे। 1947 आते आते अर्जेंटीना की दंड नीतियों में बदलाव और सुविधा की हालत के कारण जेल को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद इस जगह का इस्तेमाल नौसैनिक सुविधा के रूप में किया गया, इससे पहले कि इसे बाद में म्यूजियम बना दिया गया। आज भी वहां पर पुराने सेल, लोहे के बिस्तर, सकरे गलियारे और मोटी दीवारें देखी जा सकती हैं,
जहां कभी दक्षिण अमेरिका के सबसे सुदूर हिस्से में कैदियों को रखा जाता था। और आज भी बहुत से लोग उस्वाया को दुनिया का अंत कहते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने पर सच में लगता है जैसे आगे कुछ भी नहीं है। नंबर 6, पोर्ट आर्थर, तस्मानिया में। वहां एक जेल थी जिसे कैदियों को रोकने के लिए ज्यादा दीवारों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी असली सुरक्षा व्यवस्था इसकी जगह ही थी। पोर्ट आर्थर तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह कोई अलग द्वीप पर नहीं है, लेकिन इसकी स्थिति लगभग वैसी ही है, क्योंकि ये मुख्य भूमि से सिर्फ एक बहुत पतली जमीन की पट्टी से जुड़ा है, जिसे ईगल हॉक नेक कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इसकी सबसे संकरी जगह पर चौड़ाई सिर्फ लगभग 30 मीटर है। इसका मतलब था कि बाहर जाने का वही एक मुख्य रास्ता था। इसी कारण 1800 के दशक में ब्रिटिश उपनिवेशी अधिकारियों ने इसे उच्च सुरक्षा दंडबस्ती के लिए उपयुक्त स्थान माना। अगर वे उस छोटे रास्ते को नियंत्रित कर लेते तो कैदियों का भागना लगभग नामुमकिन हो जाता। यही उन्होंने किया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार तब ईगल हॉक नेक पर पहरेदार कुत्तों की एक कतार तैनात की गई थी। इन्हें पास पास बांधा गया था ताकि वे रास्ते की पूरी चौड़ाई पर नजर रख सकें, खासकर रात में। इसलिए अगर कोई कैदी जमीन से भागता तो उसे पहले उन खूंखार कुत्तों को पार करना होता। अगर वो पानी के रास्ते जाता तो भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि आसपास का समुद्र बहुत ठंडा था। रिपोर्टों के अनुसार कई लोग मानते थे कि प्रायद्वीप के पास के समुद्र में शार्क हैं। हालांकि अधिकारियों द्वारा शार्क छोड़ने का सबूत नहीं था, लेकिन डर और ठंडा पानी ही लोगों को रोकने के लिए काफी था। इसी वजह से पोर्ट आर्थर ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कड़ी जेल बस्तियों में से एक बन गया। जब ये 1833 से चालू था तो यह उन कैदियों को भेजा जाता था जिन्होंने ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने के बाद भी फिर से अपराध किया था। सीधे कहीं वे पहले से अपराधी थे, फिर दोबारा अपराध किया, इसलिए उन्हें ज्यादा सजा मिली। वह जगह तब छोटी नहीं थी। यहां चर्च था, अस्पताल था, शिपयार्ड था और कई कार्यशालाएं थीं। और अपने चरम पर इस बस्ती में 1000 से ज्यादा कैदी थे। लेकिन जेल का सबसे कठोर हिस्सा सिर्फ सुरक्षा नहीं था, बल्कि वह तरीका था जिससे वे कैदियों के दिमाग को नियंत्रित करते थे। ऐतिहासिक रिपोर्टों के अनुसार उस समय जेल में जिसे सेपरेट सिस्टम कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब है कि कैदी अक्सर अपनी कोठरी में अकेले रहते थे और उन्हें एक दूसरे से बात करने की अनुमति नहीं थी। जब उन्हें बाहर निकाला जाता था तो कई बार उन्हें हुड पहनाया जाता था ताकि वे दूसरे कैदियों को न देख सकें और ताकि वे खुद भी न दिख सकें। यह सब इसलिए किया गया ताकि कैदियों के बीच संवाद और मेलजोल को तोड़ा जा सके। वे सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी नियंत्रित करना चाहते थे। कई साल गुजरने के बाद भी पोर्ट आर्थर की एक कहानी आज भी सुनाई जाती है। पुरानी रिपोर्टों के अनुसार एक कैदी ने जानवर की खाल से कंगारू जैसा कॉस्ट्यूम बनाया। उसका प्लान था कि वो कंगारू बनकर ईगल हॉक नेक के गार्ड डॉग्स को चकमा दे, लेकिन कुत्ते धोखा नहीं खाए और उसकी भागने की कोशिश जल्दी नाकाम हो गई। अब पोर्ट आर्थर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वहां अब कुत्ते नहीं हैं, जगह शांत है। अब भी वहां पुराने जेल की इमारतें, सकरी कोठरियां और ईगल हॉक नेक का सकरा हिस्सा है, जो कभी ऑस्ट्रेलिया के सबसे मुश्किल भागने वाले स्थानों में से था। नंबर 5, व्हाइट स्वान प्रिजन, रूस। अगर पोर्ट आर्थर चारों तरफ से समुद्र और संकरी रास्तों से घिरा हुआ है, तो अगला जेल बर्फ, ठंडे झील और बहुत घने जंगलों से घिरा हुआ है। रूस के उत्तरी हिस्से में एक जेल सुविधा है जिसे व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है। रूसी दंड प्रणाली से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार यह देश के कुछ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। यह एक छोटे द्वीप पर है जो झील के बीच में है और मॉस्को से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। और मौसम के हिसाब से वहां पहुंचने का तरीका या तो नाव है या जमी हुई सड़क। सर्दियों में उस जगह का तापमान बहुत कम हो जाता है। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। झील बर्फ में बदल जाती है और आसपास का इलाका घना जंगल है जहां शायद ही कोई इंसान रहता हो। इसलिए अगर आप जेल से भाग भी जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत सुरक्षित हैं, क्योंकि उसके बाद आपको कड़ी ठंड, घना जंगल और सभ्यता से बहुत दूर की दूरी का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्टों के मुताबिक जेल का सिस्टम बेहद सख्त है। कैदी ज्यादातर समय सेल में रहते हैं और उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी होती है। परिवार से मिलने की अनुमति भी सीमित है।
कुछ रिपोर्टों के अनुसार कैदियों को जेल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उन्हें झुकाकर और हाथ पीछे बांधकर चलाया जाता है ताकि वे अन्य कैदियों से आमना सामना न कर सकें। और कुछ व्याख्याओं के अनुसार इसी वजह से इसका नाम व्हाइट स्वान पड़ा, क्योंकि झुककर चलने की उनकी मुद्रा हंस की गर्दन जैसी दिखती है। ये फिल्मों या डॉक्यूमेंट्रीज की दूसरी मशहूर जेलों जैसा नहीं है। ये चुपचाप रूस के ठंडे शहर में खड़ा है। ना कोई टूरिस्ट आकर्षण है, ना कोई नाटकीय डिजाइन। लेकिन यही वजह है कि ये जगह डरावनी लगती है, क्योंकि इसे डरावना दिखने की जरूरत ही नहीं है। इसकी जगह ही काफी है। झील पहली रुकावट है, जंगल दूसरी, और रूस की कड़ाके की ठंड एक और वजह है कि यहां से भागना इतना मुश्किल है। नंबर 4, प्रेसिडियो मॉडलो। क्यूबा में कुछ जेलें कैदियों की निगरानी के लिए ऊंची दीवारों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन क्यूबा की एक जेल में पहले अलग तरीका अपनाया गया था। ये जेल कैदी के शरीर और दिमाग दोनों को नियंत्रित करना चाहती थी। प्रेसिडियो मॉडलो इस्ला देला जुवेंटुद में क्यूबा के दक्षिण के एक द्वीप पर है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इसे 1920 में गेरार्डो मचाडो के शासनकाल में बनाया गया था और इसका डिजाइन शुरू से ही अनोखा था। आमतौर पर आयताकार जेल की जगह इसे बड़े गोलाकार भवनों में बनाया गया था। हर इमारत के बीच में एक निगरानी टावर था और उसके चारों ओर कोठरियां बनी हुई थीं। इसका मतलब है कि बीच के टावर से गार्ड लगभग सभी कैदियों को देख सकता था। पर कैदियों की समस्या थी कि उन्हें नहीं पता था उन पर सच में नजर रखी जा रही है या नहीं। वे टावर के अंदर मौजूद व्यक्ति को साफ नहीं देख सकते थे। यही डिजाइन का असली मकसद था। इसे पैनऑप्टिकॉन कहा जाता है, एक अवधारणा जिसे पहली बार अंग्रेज दार्शनिक जर्मी बेंथम ने समझाया था। 1700 के दशक में इसका विचार बहुत ही सरल था। जब व्यक्ति को ना पता हो कि उसे देखा जा रहा है या नहीं, तो वह ऐसे ही व्यवहार करता है जैसे हमेशा निगरानी हो रही हो। इसलिए गार्ड न होने पर भी आपको निगरानी का एहसास होता है, जो इतिहासकारों के अनुसार कैदियों पर बड़ा मानसिक दबाव डालता है, क्योंकि उनका मुकाबला सिर्फ अपनी कोठरी से नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग से भी है। इस जेल के चरम समय में हजारों कैदी इन गोल इमारतों के अंदर बंद थे। ये द्वीप पर होने के कारण यहां से भागना मुश्किल है। इलाका समुद्र से घिरा है, जिससे कैदियों के लिए यह और बड़ी रुकावट बनता है। यहां के सबसे मशहूर कैदियों में से एक थे फिदेल कास्त्रो। 1953 में मोंकाडा बैरक पर असफल हमले के बाद उन्हें यहां कैद किया गया था। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार प्रेसिडियो मॉडलो में कैद रहते हुए भी फिदेल कास्त्रो ने अपना राजनीतिक आंदोलन जारी रखा, जो बाद में क्यूबा क्रांति का हिस्सा बना। यह एक उदाहरण है। यह इस जेल के इतिहास का सबसे विडंबनापूर्ण हिस्सों में से एक है, क्योंकि जिस जेल को सरकार के विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, वही जगह बाद में एक ऐसी क्रांति के निर्माण का केंद्र बनी जिसने अंततः पुरानी सरकार को गिरा दिया। 1967 आते आते प्रेसिडियो मॉडलो को भी बंद कर दिया गया। आज भी कुछ पुराने भवन क्यूबा में ऐतिहासिक स्थलों के रूप में खड़े हैं। ऊपर से इसका डिजाइन देखने पर समझ आता है कि ये जेल अलग क्यों है। इसे केवल लोगों को बंद करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों को लगे कि उन पर हमेशा नजर है, चाहे गार्ड दिखे या नहीं। नंबर 3, रॉबन आइलैंड, साउथ अफ्रीका। अगर प्रेसिडियो मॉडलो डरावना है मनोवैज्ञानिक निगरानी की वजह से, तो अगली जेल डरावनी है अकेलेपन की वजह से। केप टाउन के पास समुद्र में एक छोटा द्वीप है जिसे सैकड़ों साल कैदखाने के रूप में इस्तेमाल किया गया। वही रॉबिन आइलैंड है। डच उपनिवेश, ब्रिटिश शासन और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद सरकार के समय बहुत से लोगों को यहां कैदी या निर्वासित के रूप में भेजा गया था। इसमें राजनीतिक कैदी, अपराधी और उस समय के कुष्ठ रोगियों जैसे बीमार लोग भी शामिल थे। लेकिन यहां का सबसे प्रसिद्ध कैदी नेल्सन मंडेला थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार मंडेला 1964 में रॉबिन द्वीप पर आए थे, जब उन्हें दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने रंगभेद के खिलाफ गतिविधियों के कारण सजा सुनाई थी, और वहां वे कई वर्षों तक रहे। उनकी कोठरी बहुत छोटी थी। फर्श पर सिर्फ पतली सी चटाई थी, एक छोटी सी खिड़की थी और साधारण बाल्टी ही शौचालय के रूप में इस्तेमाल होती थी। दिन में वे दूसरे राजनीतिक कैदियों के साथ एक चूना पत्थर की खदान में काम करते थे। उनकी कैद के बारे में रिपोर्ट्स के अनुसार खदान में सफेद चूना पत्थर पर पड़ने वाली तेज रोशनी इतनी तीव्र थी कि समय के साथ उनकी आंखों पर असर पड़ा। बुजुर्ग होने पर भी वे कैमरे की तेज फ्लैश जैसी रोशनी के प्रति संवेदनशील रहे,
जेल की कठिन परिस्थितियों के साथ द्वीप का स्थान भी बड़ी समस्या थी। रॉबेन द्वीप और मुख्य भूमि दक्षिण अफ्रीका के बीच का पानी बहुत ठंडा है, धाराएं भी बहुत तेज हैं, इसलिए सिर्फ तैरकर भागना बहुत मुश्किल था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार द्वीप से किसी भी ज्ञात सफल पलायन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कई कैदियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ दूरी नहीं थी, बल्कि ये एहसास था कि वे आजादी से बहुत दूर हैं। अक्सर वे द्वीप से मुख्य भूमि देख सकते थे, लेकिन पहुंच नहीं सकते थे, और यही वजह थी कि रंग भेद के दौर में रॉबिन आइलैंड अलगाव का प्रतीक बन गया था। कई साल बाद नेल्सन मंडेला को दूसरी जेल में भेजा गया। फिर 1990 में पूरी तरह रिहा हुए और कुछ सालों बाद वे दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने। इस बीच रोबेन आइलैंड जेल को भी आखिरकार बंद कर दिया गया और उसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया। आज भी वहां कुछ पूर्व कैदी हैं जो कभी-कभी वहां टूर गाइड के रूप में काम करते हैं। वे उन्हीं जगहों पर खड़े होकर द्वीप के भीतर हुई घटनाओं की कहानी चुपचाप सुनाते हैं जहां वे कभी कैद थे। और उस पुराने खदान में जहां मंडेला काम करते थे, अब वहां पत्थरों से बना एक स्मारक है। वहां वे पत्थर भी हैं जो पूर्व कैदियों ने संघर्ष के प्रतीक के रूप में रखे थे। आज भी रॉबिन आइलैंड दुनिया की ऐतिहासिक जेलों में है, न कि इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ी या सबसे आधुनिक है। ये वो जगह है जहां कई लोगों की उम्मीदें तोड़ी गई थीं, लेकिन नेल्सन मंडेला जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं हुआ। नंबर 2, सैन पेड्रो जेल, बोलीविया। कुछ जेल पहाड़ों पर हैं, कुछ जेल द्वीपों पर हैं, लेकिन बोलीविया की सैन पेड्रो जेल बिल्कुल अलग है। यह ला पाज के ठीक बीचों बीच है, जो बोलीविया की राजधानी है। बाहर का माहौल बिल्कुल सामान्य है, सड़कें हैं, दुकानें हैं, लोग हैं, ट्रैफिक भी है। लेकिन गेट के पीछे एक जेल है जो खुद की छोटी बस्ती जैसी है। बीबीसी मुंडो और दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन पेड्रो का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ कैदी अपनी रहने की जगह खरीदते या किराए पर लेते हैं। पैसे वाले कैदियों को बेहतर जगह मिलती है, वो अपना कमरा, बिस्तर, रसोई और बाथरूम रख सकता है। लेकिन पैसे ना हो तो तंग जगह, हॉलवे या सीढ़ियों पर भी सोना पड़ सकता है। इसलिए जेल में भी अमीर गरीब का फर्क साफ दिखता है। कुछ कैदी आराम से रहते हैं, जबकि कुछ मुश्किल में रहते हैं। सबसे अलग बात, अंदर संचालन गार्ड्स नहीं करते। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस बाहर पहरा देती है, लेकिन अंदर कैदियों की अपनी व्यवस्था है। उनके अपने लीडर होते हैं, उनके अपने नियम होते हैं, फीस भी देनी पड़ती है। समस्याओं को सुलझाने का उनका अपना तरीका है। जैसे जेल के अंदर एक छोटा सा मोहल्ला हो, लेकिन ये अब भी जेल ही है। और चूंकि सपोर्ट सिस्टम की कमी है, कुछ परिवार भी अंदर ही रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले कुछ बच्चे अपने जेल में बंद माता पिता के साथ सैन पेड्रो में रहते थे। सुबह के समय कुछ बच्चे स्कूल जाते थे। इसके बाद वे वापस जेल लौट आते थे, क्योंकि वहीं उनका परिवार रहता था। दूसरों के लिए यह चौंकाने वाली बात है, जेल के अंदर बच्चे क्यों हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात बहुत मुश्किल थे। अगर बच्चे को माता पिता से अलग किया जाए तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अगर बच्चे जेल में रहें तो माहौल अच्छा नहीं होता। यही बोलीविया में बड़ा मुद्दा है। यह सिर्फ जेल की साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी गरीबी, परिवार और उस सिस्टम की भी है जिसमें समर्थन की कमी है। सैन पेड्रो के अलग होने का एक और कारण भी है। ये जगह बहुत ऊंचाई पर स्थित है। ला पाज बोलीविया के ऊंचे हिस्से में है, समुद्र तल से 3600 मीटर से भी ज्यादा ऊपर। अगर आप ऊंचाई के आदी नहीं हैं, तो जल्दी सांस फूल सकती है, सिरदर्द और थकावट हो सकती है। इसलिए निचले इलाकों से आए कैदियों के लिए यहाँ की हवा भी मुश्किल है। पहले सैन पेड्रो कुछ पर्यटकों में मशहूर था। द गार्डियन और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार शुरू में कुछ विदेशी पर्यटक जेल घूमने आते थे और कैदियों को पैसे देकर अंदर का हिस्सा दिखवाते थे, लेकिन बाद में सरकार ने इसे रोक दिया क्योंकि इस तरह की जेल टूरिज्म खतरनाक थी और इसका गलत संदेश जाता था। सैन पेड्रो जेल डरावनी नहीं है क्योंकि यह किसी दूर दराज जगह पर है। यह डरावनी है क्योंकि यह शहर के बीच है, लेकिन अंदर जिंदगी अलग है। वहां रहने के लिए जगह खरीदनी होती है, कैदियों की व्यवस्था से तालमेल बैठाना पड़ता है, गरीब होने पर मुश्किलें बढ़ती हैं। नंबर 1, ब्लैक डॉल्फिन जेल, रूस। सैन पेड्रो एक छोटे कस्बे जैसी है, जबकि ब्लैक डॉल्फिन बिल्कुल विपरीत है। यहाँ कैदी की हर हरकत पर नियंत्रण रहता है।
ब्लैक डॉल्फिन जेल रूस के सोलिलेत्स्क में कजाकिस्तान सीमा के पास है। नेशनल ज्योग्राफिक और इस जेल के बारे में अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ रूस के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। इनमें से कई को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। इसका मतलब है कि वे शायद पूरी जिंदगी वहीं बिताएंगे। जगह भी कठिन है। जेल एक बड़े समतल क्षेत्र में है, जहां गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड होती है। अगर कोई बिल्डिंग से भाग भी जाए तो भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बाहर दूर जाना पड़ता है। जमीन फैली है, मौसम बहुत ठंडा या गर्म हो सकता है और भाग निकलने के लिए लगभग कोई आसान जगह नहीं है। ब्लैक डॉल्फिन की सबसे बड़ी खासियत वहां का सख्त सिस्टम है, जहां कैदियों पर लगभग पूरे दिन कड़ी निगरानी होती है। जब उन्हें सेल से बाहर निकाला जाता है तो अक्सर उन्हें झुका कर ले जाया जाता है, जबकि गार्ड्स उनके हाथ पकड़े रहते हैं। ऐसे भी मौके आते हैं जब उनकी आंखों को ढक दिया जाता है ताकि वे जेल का लेआउट याद न कर सकें। यह इसलिए किया जाता है ताकि वे आसानी से योजना न बना सकें। सेल के अंदर उनकी हरकतें नियंत्रित रहती हैं और वे जब चाहें घूम नहीं सकते। निगरानी और नियम होते हैं। गार्ड्स हमेशा सतर्क रहते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी हमेशा सतर्क रहता है। इस जेल का नाम ब्लैक डॉल्फिन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक काले डॉल्फिन की मूर्ति है, जिसे कथित तौर पर एक कैदी ने बनाया था। यह जगह बहुत सख्त है और यह लगभग कोई जगह नहीं है। ये अजीब है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए वहां एक चीज है जो सिस्टम के आदेश से नहीं बल्कि एक कैदी द्वारा बनाई गई थी। अंदर डॉल्फिन की मूर्ति होने के बावजूद ये वहां की असली जिंदगी नहीं बदलती। ब्लैक डॉल्फिन उन कैदियों की जेल है जिनकी रिहाई की उम्मीद नहीं के बराबर है। ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये दूसरी मौका देने वाली जगह नहीं, बल्कि कैदियों को हर कदम पर रोकने के लिए बनाई गई है। सैन पेड्रो में जेल शहर के अंदर एक अस्त व्यस्त कस्बे जैसी है। ब्लैक डॉल्फिन में जेल एक विशाल और ठंडी जगह के बीच नियंत्रण की मशीन जैसी है। दोनों की शक्ल अलग है, लेकिन दोनों एक ही चीज दिखाते हैं। कुछ जेलें सिर्फ दीवारों के बारे में नहीं होती, कभी-कभी असली जेल अंदर का सिस्टम होता है।